Assalamu alaikum everyone. Let's continue with May-June 2018 variance 11. Use of the data booklet may be appropriate for some questions. This question refers to the isolated gaseous atom, in which atom all electrons are paired. Guys, first of all, silicon group 14 का element है, which means इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s ऑर्बिटल में 2, p में 2, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड आ गए, इसका मतलब ये गलत. Sulfur belongs to group 16 of the periodic table, which means it has 6 electrons in its valence shell. s ऑर्बिटल में 2 होंगे और p में आपके पास 4 होंगे. Now it is also incorrect because यहाँ पर unpaired electrons आ गए. He said all electrons are paired. Bromine belongs to group 17 of the periodic table. I believe it has an atomic number of 35. तो अगर इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो s ऑर्बिटल में 2 होंगे और p में 5 होंगे. Again, it is also incorrect because इसके पास भी एक unpaired electron आ गया. So if B wrong, C wrong, D wrong, then correct answer is going to be A. और barium belongs to group 2 of the periodic table. इसके balance cell में 2 electrons होंगे and those 2 electrons are filled in the s orbital और वो दोनों electrons s orbital में filled होंगे, ठीक है, paired होंगे. Next question. Which compound has a boiling point that is influenced by hydrogen bonding? Aldehyde never undergoes hydrogen bonding. Ether never undergo hydrogen bonding. This is your ester, never undergo hydrogen bonding. This is carboxylic acid, and all carboxylic acid undergoes hydrogen bonding, which is why D is the right answer. Which fuel would produce the largest mass of carbon dioxide when 10 kg of the fuel undergoes complete combustion? Okay, largest mass of carbon dioxide कौन produce करेगा? A, B, C, D में से जब आप 10 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जो है वो कंप्लीट कंबस्शन करवाएंगे. तो पहली तो बात ये कि 1 किलोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो अगर आपके पास 10 किलोग्राम है तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 10,000 ग्राम. तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्यूल का मास इनिशियली गिवन है, राइट? तो मुझे ट्रायल एंड एरर की बेस पे ए बी सी डी करके 1 बाय 1 सबको चेक करना है, राइट? सो मैं चेक कर लेता हूं. मैं सबसे पहले यहां से मोल्स निकालता हूं. 10,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 270 से, विच इज द एमआर ऑफ बायोडीजल. अब जाहिर सी बात है इस बायोडीजल में 17 कार्बन एटम है, राइट? तो इसका मतलब 17 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. तो अगर ये 1 मोल है और इससे आपको 17 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो मैं बेटा जो मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 17 कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 630. 10,000 डिवाइडेड बाय 270 इनटू 17 तो हो जाएगा 629 629.6 मोल्स. तो ये मैंने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, राइट? ये याद रखना, डायरेक्ट किया मैंने. फिर बी के लिए भी इसी तरह से वर्किंग करेंगे तो मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालेंगे. 10,000 को डिवाइड कर दीजिए आप एमआर ऑफ इथेनॉल से, विच इज 46. और क्योंकि इथेनॉल में आपके पास 2 कार्बन है तो इसका मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा ये. इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 10, मेरे पास आ जाएगा बेटा 435 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर मैं सी के लिए भी कर लेता हूँ. 10,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ बेटा ऑक्टेन के एमआर से, विच इज 114. और क्योंकि ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम्स हैं तो इसका मतलब ये 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
फॉर्म करेगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 702 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोपेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय प्रोपेन हैज एन एमआर ऑफ 44, और क्योंकि इसमें 3 कार्बन आइटम्स है तो ये 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 682 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सब जानते हैं कि जिसके नंबर ऑफ जिस जगह पर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होंगे वहां मास भी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी नहीं, ये भी गलत। राइट आंसर इज सी, बिकॉज सबसे ज्यादा मोल्स है, सबसे ज्यादा मास होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं the greater the number of moles of carbon dioxide, the greater the mass is produced. Question number 4. The diagram shows the Boltzmann distribution of energies in a gas. The gas can take part in a reaction with an activation energy EA. The gas is maintained at a constant temperature. Which statement is correct? If a catalyst is added, peak P will be lower and activation energy will move to the left. Wrong. Shape of the graph कभी change नहीं होती. Shape do not change. Shape of graph do not change. ठीक है. Next, if a catalyst is added, peak P will be lower. बेटा peak P, इस peak पे कोई फर्क नहीं पड़ता कैटलिस्ट को यूज करने से, तो ये भी गलत. फिर आपके पास if a catalyst is added, peak P will be same. That's right. And activation energy will move towards left. बिल्कुल सही बात है. But C is going to be the right answer. Question number 5. Which molecule has no overall dipole? Okay, जी, no overall dipole. बेटा यहाँ पर डायपोल एग्जिस्ट करेगा, यहां पर भी डायपोल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट एक दूसरे से नलिफाई नहीं हो रहा. ये ट्राइक्लोरोमीथेन तो होता ही पोलर है, तो इसमें भी डायपोल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसमें डायपोल डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ये आपका नॉन पोलर है. डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एंड डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हिच सॉलिड कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग. आप जानते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हिच इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो गलत. Sodium chloride ionic compound only ionic bonding. Zinc is metal only metallic bonding. So A would be the right answer because iodine exhibit both van der Waals forces and covalent bonding. All right. Enthalpy changes of combustion can be used to determine the enthalpy changes of formation. Okay. The following equation represents the enthalpy change of formation of butane. By using the following standard enthalpy change of combustion data, guys, we have combustion data. What is the value of the standard enthalpy change of formation of butane? ठीक है, मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूं. 4C plus 5H2 and then C4H10. मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, एरो डाउनवर्ड होंगे इस डायरेक्शन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी डाउनवर्ड एरो होंगे,
ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी डाउनवर्ड एरो होगा। तो कार्बन इज -394, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ। हाइड्रोजन इज -286, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूँ क्योंकि इक्वेशन में 5 मोल्स हैं। और ब्यूटेन हैज -2877। आप हेसिस लॉ अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर। सो आपके पास क्या बनेगा, ये बेटा आपके पास बनेगा डेल्टा एच एफ ये बनेगा बेटा x -3 x प्लस -2877 -394 टाइम्स 4 -286 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास -129 किलो जूल्स पर मोल। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी B। Ethane diode ions react with suitable reagent to form carbon dioxide. Half equation for this reaction is shown. ये equation आपको half दी थी examiner ने. Which row is correct? Oxidation state of carbon in C2O4. Obviously बेटा carbon की oxidation state in C2O4 calculate कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2x. Oxygen is -2 times 4. Whole charge equals to -2. Then 2x equals to +6, then x equals to +3. तो +3 A है, ये B होगा। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। राइट आंसर इज A। और हम कैसे बता रहे हैं कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, oxidation numbers should be used to answer this question. Okay, a redox reaction takes place. I repeat, a redox reaction takes place between hydroxyl ammonium ion and acidified iron 3 ions. The products are iron 2 ions, hydrogen ions, water, and a compound of nitrogen. The mole ratio of reacting hydroxyl ammonium ion to reacting iron 3 ion is 1:2. Which nitrogen containing compounds could be formed in this reaction? Okay. So basically, it's again a trial and error method. पहले हम ऑप्शन A रखकर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर ये रेशो फॉलो हो गया तो ठीक आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। राइट बेटा, हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं Fe3+ के साथ, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके पास Fe2+ में, हाइड्रोजन आयन में, वाटर में, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो मान लीजिए कि मैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यहां पर N2O ले रहा हूं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 रखूंगा। ठीक है, अब चार्ज 2+ है, यहाँ चार्ज 3+ है, यहाँ चार्ज 5+ है। चार्ज को बैलेंस करना है, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ। जब मैं 4 यहाँ लगाऊंगा तो ये 4 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा, 12।
12 और 2 प्लस कितना हो जाएगा 14 प्लस, तो राइट हैंड साइड पे भी 14 प्लस होना चाहिए, तो 4 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस। 8 प्लस को 14 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैं कितना हाइड्रोजन आयन यूज करूं 6, ठीक है। तो ये चार्ज बैलेंस हो गया 4 टाइम्स 2 8 प्लस, 8 प्लस एंड 6 प्लस 14 प्लस, और यहाँ पर भी चार्ज कितना हो गया 14 प्लस। नाउ चेक यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 3 1 4, 4 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 8, तो चेक करो 6 प्लस 2 8, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, राइट। तो चार्ज बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस से, आयरन बैलेंस से, नाइट्रोजन बैलेंस से, ऑक्सीजन बैलेंस है, सब बैलेंस हो गया। बट वो कह रहे हैं कि रेशियो जो है ना वो हमारे पास 1:2 का है। तो अगर आप नोट करें ये रेशियो अगर 2:4 मैंने लिखा है तो एक तरह से 1:2 ही बनेगा ना बेटा, isn't it? तो B is going to be the right answer. Exactly इसी तरह का फॉर्मेट A के साथ भी किया होगा मैंने, लेकिन उस A से मुझे आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने फिर B को ऑप्ट किया। ऑल राइट, so I just save the time so that you will get the idea what's going on behind this whole question. Element X has a higher first ionization energy than element Y, ठीक है। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शील्डिंग कम होगी, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, इसमें प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यही रीजन हो सकती है। आगे चलते हैं। Two students state what they believe is one factor that helps to explain this. Okay, student one says कि X has a higher first ionization energy than Y because an atom of X has more protons in its nucleus than an atom of Y. ठीक है, तो ये बात तो सही है, अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियस में तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होगी, X की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू Y। सो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। X has a higher first ionization energy than Y because X has a smaller radius than Y. Okay. वो कह रहे हैं only one of the two student is correct. What could X and Y be? I believe आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कंटेन वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स पी ऑर्बिटल, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। जाहिर सी बात है ये तो स्टेटमेंट दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे इसके ऊपर, which means C is incorrect. ठीक है, B is also incorrect because एल्यूमिनियम में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम होती है, राइट। Similarly, A is also incorrect because ब्रोमीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके ओके आप जानते हैं कि बोरॉन में से जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल से जाता है, जबकि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, बोरॉन का कम। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा डी। और रीजन क्या है? ऑक्सीजन हैज स्मॉलर atomic radius than sulfur, but oxygen has less proton number than sulfur. तो जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर
यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए, दैट मीन्स ये रीजन आ जाएगी आपके पास, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Hydrogen ions catalyze the hydrolysis of ester. Which statement is correct? Hydrogen ion acts as a heterogeneous catalyst. नहीं जी, as a reactant, that's right. Silicon is heated in an excess of chlorine producing compound J. Excess water is added to the sample of J produced, which was correct. Okay. Silicon is heated in excess of chlorine, तो silicon टेट्राक्लोराइड बन जाएगा आपके पास। फिर वो कह रहे हैं excess water is added to the sample of J, तो जब मैं SiCl4 में वाटर को ऐड करूंगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देगा SiO2 के, और मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl मिलेंगे, यानी एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ J जो आपने बनाया, प्रोड्यूसिंग कंपाउंड J, अच्छा ये जो आपने बनाया J, ये बेसिकली क्या है, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल या तो C में है या D में है, तो राइट आंसर ये तो C या D होगा। फिर वो कह रहे हैं इज HCl प्रोड्यूस व्हेन वाटर इज एडेड टू J, यस ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Which element has the second smallest atomic radius in its group? तो बेटा बोरॉन गलत, सोडियम गलत, क्योंकि ये सेम ग्रुप के अंदर तो नहीं है, राइट। And the third lowest first ionization energy in its period, ये फोर्थ पीरियड में है और ये मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के अंदर है, तो थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा, इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और ये बेटा फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। Chlorine reacts with cold sodium hydroxide, produces sodium chloride water and compound X, and obviously this compound X needs to be sodium chlorate 1. आगे चलते हैं। Chlorine reacts with hot aqueous sodium hydroxide to produce sodium chloride water and compound Y. Obviously ये compound Y आपके पास NaClO3 होगा। What are the oxidation states of chlorine in compound X and Y? तो आप जानते हैं X के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और Y के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, तो राइट आंसर इज डी। In which reaction does ammonia behaves as a Bronsted-Lowry base? Bronsted-Lowry base का मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा ये, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जरा देखते हैं, ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब इधर देखो, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो अमोनिया माइंस में कन्वर्ट हो जाता है, सही है ना, तो राइट आंसर इज बी। हम यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर 10, नाइट्रोजन एक्सिबिट पॉजिटिव चार्ज। जब भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। सही है। क्वेश्चन 16, aqueous silver nitrate is added to a solution of potassium iodide. सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिल्वर आयोडाइड बनेगा, और इस सिल्वर आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। फिर वो आपसे कह रहे हैं aqueous ammonia is added, तो आप जानते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स remains insoluble। ठीक है, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व, तो वो कह रहे हैं येलो प्रेसिपिटेट्स बेटा या तो सी में होंगे या फिर डी में होगा, तो सी है या डी है। फिर वो कह रहे हैं येलो प्रेसिपिटेट्स दैट डिसॉल्व्स ऑन द एडिशन ऑफ एक्वस अमोनिया, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा।
इसलिए क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? डी, oxides of nitrogen are present in the environment due to natural and made sources, which is correct. नेचुरल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने भी कुछ दिन पहले आपको पढ़ा है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, पास्ट पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। और मैन मेड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा? इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो अगर इंटरनल कंबस्शन इंजन है तो राइट आंसर इज ए। ठीक है बेटा, फिर वो कह रहे हैं आपसे when 3 gram of an anhydrous nitrate of group 2 metal is decomposed, 1.53 gram of gas is produced. What is the nitrate compound? Again, trial and error की basis पे ये सारा question solve होगा, one by one. तो मजबूरी ये है कि हम कोई शॉर्टकट लगा नहीं सकते, बट ऑब्वियसली बेटा हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, हम ये भी नहीं कह सकते कि यार डी से स्टार्ट करो, आपने करना सब कुछ होगा पेपर के अंदर। सिंस आई नो कि what is the answer of this question, तो मैं आपकी सहूलत के लिए सिर्फ आपको बात समझा देता हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो लेट्स गो फॉर अप्रोच। राइट आंसर इज डी। बट ये डी किस अप्रोच के थ्रू हमने किया, यानी हमने अप्रोच तमाम ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई की होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्रोच आपके साथ। सबसे पहली चीज है कि मैं मोल्स ऑफ नाइट्रेट कैलकुलेट करूंगा, यानी स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। मास कितना दिया हुआ है? 3, और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट का एमआर कितना होता है? 211.60। तो यहां से मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के? 0.0141 मोल। ठीक है, हम सब जानते हैं, हम पढ़कर आ रहे हैं कि अगर हम स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के दरमियान रेशियो सेम होगा, दैट इज 1:1। तो अगर आपने 0.0141 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के मोल्स भी कितने हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे, 0.0141 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास इस फॉर्मेट से रिलेटेड कि मैं मास ऑफ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड कैलकुलेट करूंगा, एंड फॉर दैट मुझे मोल्स चाहिए विच इज 0.0141, और मेरे पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का एमआर है 103.6। तो यहाँ से मेरे पास मास कितना आ जाएगा? 1.46 ग्राम। अब यार मुझे सैंपल का मास दिया हुआ था, है ना, तो मैं मास ऑफ गैसेस अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं जो सैंपल का मास है 3 ग्राम, उसको सेपरेट कर दूंगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के एमआर मास से, विच इज 1.46। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1.53 ग्राम। ये जो आंसर है ये एक्चुअली इससे टैली हो गया, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो सीक्वेंस है, ये सबके साथ इसी तरह से करना है। तो मैंने सबके साथ किया था, लेकिन फिर मैंने टाइम सेव करने की वजह से आपको अप्रोच समझा दी और डी आंसर बता दिया कि किस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, which row correctly describes one property of barium and one property of barium oxide? One property of barium and one property of barium oxide. Observation when barium metal is added to water. आप जानते हैं कि बेरियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो जब आप उसको वाटर में ऐड करते हैं तो बबल्स ऑफ गैस गिवन ऑफ वेरी क्विकली। तो अगर एफिवेसेंस इज गिवन ऑफ वेरी क्विकली तो या तो सी आंसर है या डी आंसर है। आगे चलते हैं। pH of solution obtained when a spatula measure of barium oxide is added to 100 cm cube of water. मैंने आपको बताया कि बेरियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है, इट विल गिव यू बेरियम हाइड्रोक्साइड which is a strong alkaline solution with pH 14. तो pH 14 is basically the higher pH. यहाँ 14 नहीं है, ये 13 है, तो राइट आंसर इज डी। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। Fructose is a sugar with more than one chiral center. The fructose molecule is shown with X, Y, and Z indicating 3 carbon atoms. Okay, which carbon atom are chiral center?
तो ऑब्वियसली X जो है वो chiral सेंटर है आपका, और Y जो है वो भी chiral सेंटर है आपका। ये Z chiral सेंटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस Z के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो X and Y. So guys, B is going to be the right answer. Question 21. Which pair of alcohol are isomers of each other? तो अगेन अगर आइसोमर्स हैं एक दूसरे से तो जाहिर सी बात है दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए, राइट? तो हम वन बाय वन इसको बना के देख लेते हैं। ब्यूटेन 1 मोल आपके पास है CH3 CH2 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 OH, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O। अब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 मोल, वन टू थ्री फोर 5 कार्बन एटम्स, राइट? इसमें कितने कार्बन एटम्स हो गए? 5 कार्बन एटम्स हो गए, और यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आइसोमर्स होते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जब कार्बन ही डिफरेंट हो गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं बनेगा सेम, तो A is going to be the incorrect option. Let's talk about the second one, butane 2-ol, which is CH3 CH OH CH2 CH3. Now this compound has 4 carbon atom, right? In fact हम पूरा ही लिख देते हैं, C4H10O है ये, and 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol. This is 2-methyl propane 2-ol. Now this compound has also C4H10O. इसका मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, which means both of them are isomers to each other. इसका मतलब B is going to be the right answer. Sodium methoxide reacts with 2-chloro-2-methylpropane in a nucleophilic substitution reaction. The nucleophile is CH3O negative ion. Which row is correct? अब guys ये जो आपके पास 2-chloro-2-methyl है, तो अगर सेकंड कार्बन पे क्लोरीन भी है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल भी है, तो इसका मतलब दैट सेकंड कार्बन इज पर्टिकुलरली टर्शी कार्बन, और particularly this alkyl halide is going to be tertiary alkyl halide. Let's make a structure here. Propane है तो CH3 C Br CH3 CH3 C. This is your 3-degree alkyl halide, and 3-degree alkyl halide always undergoes SN1 mechanism in which intermediate carbocations are formed, and intermediate carbocations are positively charged, which means या तो A आंसर होगा या फिर B आंसर होगा। मान लीजिए कि मैं इस टर्शी कार्बोकैटाइन को फॉर्म कर लेता हूं, ये मैंने बना लिया टर्शी कार्बोकैटाइन, और अब मैं इस टर्शी कार्बोकैटाइन को न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराऊंगा, एंड दैट न्यूक्लियोफाइल इज बेसिकली दिस आयन। तो अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा तो ये इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 टेकन 3 CO CH3। अब आप चेक करें ये कहाँ लिखा हुआ है, तो CH3 टेकन 3 CO CH3 ये यहाँ लिखा हुआ है, which is why A is the right answer. Question 23. Which alcohol can be dehydrated? Give two products which are structural isomers of each other. तो आप जानते हैं अगर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, बिकॉज ब्यूटेन 1-ol से ब्यूटवनीन बनेगा, इसके अलावा कोई और एल्कीन नहीं बन सकती, ठीक है? सिमिलरली सी से जो है वो भी गलत होगा, बिकॉज सी से सिर्फ एक एल्कीन बनेगी, 2-methyl propene. That's what we have done in the class, so you guys should know कि भाई what sort of examples I have already given to you. तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं जज कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक OH, यहाँ से एक H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ब्यूटवनीन बनेगा, which is इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता। यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, which is going to be 2-methyl propene. आप ऐसे भी सोच सकते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ से OH, यहाँ से H हटाऊं तो एल्कीन यहाँ बनेगा, तो अगेन ये 2-methyl propene बनेगा, तो B भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज गोइंग टू बी B। कैसे, जरा देखिए, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर बनाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपको होगा ब्यूटूइन, तो ये सिस ब्यूटूइन भी देगा आपको,
ये ट्रांस ब्यूट 2 भी देगा आपको, और ये ब्यूट 1 भी दे सकता है आपको। तो आपको 3 डिफरेंट एल्कीन्स मिलेंगी यहां से, विच मींस बी इज द राइट आंसर। मैं यहां लिख देता हूं, यहां से ब्यूट 1 भी पॉसिबल है, यहां से सिस ब्यूट 2 भी बनेगा हर हालत में। आई थिंक यू कैन चेक माय नोट्स, वहां ये एग्जांपल होगी, और ट्रांस ब्यूट 2 भी होगा। Which reagent could detect the presence of alcohol? Presence of alcohol को detect करना है in a mixture containing mainly of alkane and alkene। भाई एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल, एल्केन, एल्कीन है, और आपने अल्कोहल को डिटेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देता है, एल्केन और एल्कीन का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होगा। अल्कोहल gives positive test of sodium metal। उसके बाद है 25 कंपाउंड Q कंटेन अ chiral center। इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तभी chiral center बनेगी। ठीक है, गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट विद फेलिंग रिएजेंट, इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद एल्कलाइन एक्वासाइड, दैट मींस कि आपके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, CH3CO ग्रुप के अलावा ये भी तो ग्रुप होता है ना, CH3CHOH ग्रुप, या तो ये मौजूद हो। So let's go for the examples now। एग्जाम्पल्स में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी करवाया आपको, मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए बिकॉज ये कीटोन है, तो कीटोन तो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, राइट। यहाँ फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। बी भी गलत, क्योंकि ये भी क्या होगा, कीटोन। तो ए गलत, डी गलत। कॉम्पिटिशन नाउ एग्जिबिट बिटवीन बी एंड सी, तो मुझे बी और सी दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। मैं सबसे पहले 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ड्रॉ कर लेता हूं। ये बनेगा CH3 CH2 CHOH CHO। guys check, this is chiral carbon atom, can't give आयोडोफॉर्म का टेस्ट, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। कायरल तो है, लेकिन आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो हमने जो सी लिखा है उसको देख लेते हैं। CH3 CHOH, ये थर्ड कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सी आया। CH2 CHO, अब आप देखिए ये कायरल कार्बन है, और CH3 CHOH ग्रुप भी है साथ में, तो ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। which is why C is the right answer। ठीक है। Question number 26, what is the mechanism for the reaction of ethanol with hydrogen cyanide HCN in the presence of sodium cyanide? तो aldehyde always undergoes nucleophilic addition reaction via hydrogen cyanide in the presence of sodium cyanide। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि साइनाइड में जो कार्बन है वो अपना लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। जब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। ये ऑप्शन गलत, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कांट ब्रेक। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है,
ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एरो गलत था। अब साइनाइड में कार्बन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन को, सही है बिल्कुल। 5 बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन पे, सही है बिल्कुल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सही है बिल्कुल। CN इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड निकल रहा है बिल्कुल, इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, सही है बिल्कुल। द राइट आंसर इज बी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, और 27 के अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि इथाइल प्रोपेनोएट इज रिफ्लक्स्ड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आगे पढ़ें। अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इज देन रिएक्टेड विद मिथाइल प्रोपेनिक एसिड टू मेक अ सेकंड एस्टर। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस सेकंड एस्टर। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जब आप इससे अल्कोहल बनाएंगे तो वो इथेनॉल बनेगा। क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि जो जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल का पोर्शन का नाम आता है, तो ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इथेनॉल होगा। अब इस इथेनॉल को मैं मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा। भाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, इसको देख लें। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ये होगा आपके पास, और ये आपके पास इथेनॉल है। इन दोनों का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, एस्टर बनेगा। जाहिर सी बात है, यहां से OH और यहां से H दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। ये आ जाएगा आपके पास CH3, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH3, देन CO, देन O, देन CH2, देन CH3। ये आपका एस्टर बना। वो कह रहे हैं बताओ ये एस्टर कहाँ लिखा हुआ है, तो आप चेक करें कहाँ लिखा हुआ है। आप नोट करें ये ग्रुप कहाँ ये ग्रुप कहाँ पर है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यार ये वाला ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। वो ये रहा, एक मिनट, इसमें नहीं है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, तो ये ऑब्वियसली गलत। इसमें भी नहीं है इसलिए क्योंकि इसके साथ ये अटैच है। ठीक है। अब जरा देखिए, ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये भी गलत। तो राइट आंसर इज ए। इसकी वजह ये है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन से अटैच है, जस्ट लाइक दिस। कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ CH2 CH3, ये ए होगा। Which reagent could be used to carry out the following reaction? ठीक है, याद रखना कि ये एल्कीन है, और याद रखो कि ये एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि एल्कीन एज इट इज है। इसका मतलब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड फॉर दैट वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इफ वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट मींस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सोचने की जरूरत भी नहीं है, सही है। और हमने इसको क्यों नहीं यूज किया, हमने इसको इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए हमें 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक रूट, इसलिए हमने उसको यूज किया। 4 reactions of propanoic acid to form salt and other products are shown. Which reaction does not show formulae of all the correct products? आप जानते हैं कि जब प्रोपेनोइक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम प्रोपेनोइड बनेगा और वाटर बनेगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, सही है। जबकि वो कह रहा है डज नॉट, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। प्रोपेनोइक एसिड जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम प्रोपेनोइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो ये भी गलत। रिएक्शन सही है, बैलेंसिंग भी सही है, सारी चीजें गिवन है, बट गलत इसलिए है क्योंकि वो डज नॉट कह रहा है। ठीक है, आगे चलें। जब प्रोपेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली सोडियम प्रोपेनोइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बट साथ में वाटर भी तो बनता है, तो वाटर इज मिसिंग। एक और बात, बैलेंसिंग इज आल्सो मिसिंग। राइट आंसर इज सी। और बैलेंसिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब यहाँ 2 सोडियम होंगे तो यहाँ भी 2 सोडियम होंगे,
Question number 30. Compound X contain 3 carbon atoms. Part of the simplified infrared spectrum of compound X is shown. ठीक है guys, you should know कि ये अल्कोहल है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर OH ऑफ अल्कोहल, ये CH है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, सही है। और ये C सिंगल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट कर रहा है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक। तो ये गलत बिकॉज इट इज नॉट एन अल्कोहल, ये गलत बिकॉज इट इज नॉट एन अल्कोहल, ये गलत बिकॉज इट इज नॉट एन अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज इट इज एन अल्कोहल। यूजुअली जो इसकी पीक है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आती है, इसलिए गलत हो गया। इसकी पीक 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आती है, ये भी गलत हो गया। एस्टर की जो पीक है वो 1720 पे भी आती है और 1200 सेंटीमीटर के ऊपर भी आती है। ये पीक आएगी CO की और ये पीक आएगी C डबल बॉन्ड O। यहाँ C डबल बॉन्ड O एब्सेंट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है बेटे। Question 31. 1 mole of sulfuric acid is used to make an aqueous solution. Okay, 1 mole of sulfuric acid, guys. The solution contain H2SO4 molecule, hydrogen ions, sulfate ions, and HSO4 negative ions. Which statement are correct? The solution contains 6.02 times 10 to the power 23 sulfur atom. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो उसमें 1 मोल ऑफ सल्फर एटम है और 1 मोल ऑफ सल्फर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलें। द सॉल्यूशन कंटेन एन एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन सल्फेट आयंस। इक्वल नंबर नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन आयंस में और सल्फेट आयंस में। तो इक्वल नंबर ऑफ आयंस तो नहीं हुए, 2:1 का रेशियो हो गया, सही है। तो जब सेकंड गलत हो जाता है तो आंसर डी हो जाता है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन आइस आर मोर रेगुलरली अरेंज्ड देन इन वाटर। बिल्कुल सही बात है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है ना बेटा, तो टेट्राहेड्रल इज बेसिकली अ रेगुलर अरेंजमेंट। उसके बाद वो कह रहे हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस इज एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही बात है, फ्रीजिंग का प्रोसेस है ये, तो फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक। ये भी सही है। प्योर वाटर इज लेस देन आइस, ये गलत है बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, बिकॉज आइस जो है वो ओशन में फ्लोट कर रही होती है सरफेस के ऊपर। राइट आंसर इज बी। फिर आपके पास कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन गिवन है। The standard enthalpy change for this reaction is -414. What further information is needed in order to calculate the standard enthalpy change of formation of calcium hydroxide? अगर भाई मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? Hausdorff cycle needs to start from constituent elements, right? ये arrow upward, ये arrow यहाँ, तो आपको formation of water चाहिए और आपको फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिटरमिन करनी है। इसको एज इट इज रखो और ये जो वैल्यू मैंने x की जगह लिखी है ये एक्चुअली एग्जामिनर ने मुझे दी हुई है ऑलरेडी, व्हिच इज -414। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे फॉर्मेशन ऑफ वाटर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गलत, बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन इज ऑलवेज 0। ठीक है, the right answer is delta। 34. Which statement are correct when a reversible reaction is at equilibrium? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा से। तो कह रहे हैं all species are at equal concentration, ये गलत है।
बिकॉज इक्वल कंसंट्रेशन नहीं होती है, कंसंट्रेशन नीड्स टू बी कांस्टेंट। हैज टू बी कांस्टेंट, ये इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट, यस दैट्स द राइट ऑप्शन। फिर वो कह रहे हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होगा। राइट आंसर इज सी। Each of the three mixtures shown can result in a chemical reaction. Which mixture result is a redox reaction? Bromine is an oxidizing agent. Hydrogen is a reducing agent, which means it is a redox. सही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये रिडॉक्स होगा। ठीक है, concentrated sulfuric acid in this reaction acting as an acid only. क्योंकि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपको मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl मिलता है, तो ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ क्लोराइड इनटू क्लोरीन, इसलिए गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। ठीक है बेटे। 36. Which statement correctly describes an oxide of nitrogen acting as an atmospheric pollutant? ठीक है, nitrogen monoxide reacts with oxygen to form nitrogen dioxide, which contributes to acid rain. That's right. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं nitrogen dioxide reacts with sulfur dioxide in the atmosphere to form sulfur dioxide, which reacts with water to form sulfuric acid. That's also right. We have done these equations in nitrogen and sulfur का topic. So I must say कि आपको याद होनी चाहिए ये चीजें। नाइट्रोजन ऑक्साइड reacts with unburnt hydrocarbons in sunlight to form other pollutants. नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है unburnt हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, and that pollutant is basically photochemical smoke. ये भी ठीक है, तो राइट आंसर बेटा इज ए। फिर है आपके पास polymer Z contain the length of polymer chain shown below. This short length of chain is found many times within the chain of polymer Z, although it is not the repeating unit. ठीक है, not the repeating unit. What could be the name of polymer Z? PVC, polychloroethene. Second and third is the right answer. C is going to be the right answer. आप नोट कीजिएगा, मैंने नोट्स में लिखवाया आपको, PVC is basically this thing, which is polyvinyl chloride. और ये हमने किस मोनोमर से बनाया था, अगर आपको याद हो, इस मोनोमर से बनाया था, और इस मोनोमर को मैंने क्या नाम दिया था, क्लोरोइथीन। तो इसको मैं पॉलीक्लोरोइथीन भी तो कह सकता हूँ, polyvinyl chloride बोलो, polychloroethene बोलो, it doesn't make any difference, and therefore C is the right answer. Question 38. Limonene is found in lemons. अब limonene का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें आपके पास दो डबल बॉन्ड है between the carbon atom, right? Limonene is heated with concentrated acidified potassium magnate 7. Guys, हीट कर रहे हैं यानी हॉट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पोटेशियम मैग्नेट 7। तो आप जानते हैं अगर हॉट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो जो CH होगा वो COH में कन्वर्ट होगा, जो डबल बॉन्डेड C है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, और ये डबल बॉन्डेड CH2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये आपके पास क्या बनेगा, कीटोन, ये आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास क्या बनेगा, कीटोन, और ये आपसे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो इसमें कितने कीटोन आ रहे हैं, 2 कीटोन आ रहे हैं। चेक करो किस ऑप्शन में 2 कीटोन है। ये कीटोन है आपके पास,
तो यहाँ तो दो कीटोन नहीं है, ये गलत हो गया। दो कीटोन होने चाहिए, एक ये रहा और दूसरा कीटोन ये रहा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। आप चाहें तो मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा सकता हूँ आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है आपके पास? CH3, CO, CH2, CH2, CH, COCH3, फिर CH के बाद क्या आएगा? CH2, और फिर CH के बाद क्या आएगा? COH। ये बनेगा पूरा। Question number 39. Chlorofluoroalkenes have been used as a refrigerant in refrigerators, but care has to be taken in disposing of old refrigerators. Which statement about chlorofluoroalkenes are correct? CCl bond more readily undergo homolytic fission. That's right. Then CF bond, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CCl bond CFCs में सबसे वीक होता है, तो सबसे पहले ब्रेक हो जाता है। फिर वो कह रहे हैं केयर इज टेकन इन द डिस्पोजल ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज ऑफ पॉसिबल ओजोन डिप्लीशन। दैट्स ट्रू, क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है जो कि ओजोन को डिप्लीट करने में सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। फिर वो कह रहे हैं C2H4ClF इज मोर वोलेटाइल देन दिस। ऑब्वियसली आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वोलेटिलिटी लेस होती है। लेस वोलेटिलिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका 39 वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? बी। वो कह रहे हैं द एमआर ऑफ कंपाउंड Z, द एमआर ऑफ कंपाउंड X इज 72, the composition of X is 66 point carbon, 11.1% hydrogen and 22.2% oxygen. ठीक है ना? ओके, ओके, आगे चलते हैं। X gives an orange precipitate with 240 pH. इसका मतलब it might be aldehyde, it might be ketone, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। वो कंफर्म कर रहे हैं आगे, X does not react with Fehling reagent, इसका मतलब no aldehyde। तो कंफर्म हो गया इट इज अ कीटोन। तो बेटा कंफर्म हो गया आपको कि इट इज अ कीटोन, ये कंफर्म हो गया आपको। ठीक है, अब अगर कीटोन है तो ये थर्ड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्यूटानॉन ये होता है आपके पास CH3, CO, CH2, CH3, और इस ब्यूटानॉन का MR है आपके पास 72। ये कीटोन है, ये भी ठीक है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। थैंक यू वेरी मच गाइस।